इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं श्रुतिका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा। देश दुनिया की हर एक बड़ी अपडेट लेकर सुबह सवेरे आपके सामने हाजिर है। जानकारी का सुपर डोज तो आपको देने वाले हैं ही, बात होगी फिटनेस की भी और साथ ही साथ आपको बताएंगे एंटरटेनमेंट की भी सारी खबरें। तो देश दुनिया मनोरंजन जगत से जुड़ी हुई हर खबर जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीते दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर मौजूद रहे। आज उस दौरे का दूसरा दिन है और डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में आज संबोधन पीएम का रहने वाला है। तो ऐसे में जो सिक्योरिटी है उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंथन भी किया और साथ ही साथ सम्मानित भी किया गया है। जो अच्छे थाने हैं, जिनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उन सभी को सम्मानित भी इस दौरान किया गया है। कई मायनों में खास ये कॉन्फ्रेंस है क्योंकि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है एसपी रैंक के तमाम अधिकारी भी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते हुए नजर आए। 600 अधिकारी कुल मिलाकर देश से इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हुए देखे गए। इसी के साथ में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर अहम संबोधन भी देने वाले हैं। आपको बता दें, रायपुर में चल रहे डीजीपी आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आज आखिरी दिन है। पीएम मोदी के संबोधन के साथ आज उसका समापन होगा। इससे पहले शनिवार को पीएम मोदी ने पुलिस महानिदेशकों और पुलिस महानिरीक्षकों के साथ में देश की सुरक्षा व्यवस्था पर विचार विमर्श किया है। तो फिलहाल पीएम ने कहा कि कॉन्फ्रेंस का मकसद पुलिसिंग में आधुनिक चुनौतियों से निपटना और उसके लिए बनाई जाने वाली रणनीतियों पर मंथन करना है। आने वाले दिनों में इसके जो फायदे हैं वो ज्यादा देखने को मिलेंगे। रायपुर में तो देखिए सिक्योरिटी को लेकर मंथन चल ही रहा है, लेकिन जब बात होती है बॉर्डर इलाकों की या जम्मू कश्मीर की तो ऐसी जगहों पर चुनौतियां बहुत ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि पाकिस्तान हमेशा घुसपैठ की फिराक में रहता है और सर्दियों में खास करके जो परेशानियां हैं बढ़ जाती हैं। पहाड़ी इलाके, दुर्गम इलाके कहे जाते हैं। वहां पर यहाँ पर अगर बारिश होती है तो वहां पर बर्फबारी होती है और बर्फबारी की वजह से तापमान माइनस में चला जाता है, जो कि चुनौतियों को और भी ज्यादा बड़ा और कड़ा कर देता है। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर का खौफ अब भी बरकरार है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने 72 से ज्यादा लॉन्च पैड को अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। लगभग 12 लॉन्च पैड सियालकोट और जफरवाल में काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के समय बीएसएफ ने बॉर्डर से सटे इनमें से कई आतंकी लॉन्च पैड को तबाह कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर आईबी के नजदीक जो लॉन्च पैड थे जिनके हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उनको तो डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसके बाद काउंटर पार्ट ने जितने भी लॉन्च पैड एक्टिव थे उन सब को डेप्थ एरिया में शिफ्ट कर दिया था। अभी जो लेटेस्ट हमें मालूम चला है कि आईबी के अपोजिट डेप्थ एरिया में उन्होंने कहीं 12 जो है लॉन्च पैड अभी एक्टिव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा बहुत उनका काम चल रहा है। और जनरली कहा जाता है कि इसमें जो इनपुट आती है 1 या 2 आदमी या 2 से 3 आदमियों का टेररिस्ट का उसमें कभी कभी जो है दिखाई देते हैं या जम्मू उसमें रहता है। और एलओसी के पार, एलसी की पार में 60 का इनपुट आया था हमारे पास कि उनके डिफरेंट इलाके में वो रहते हैं, तो ये वहाँ पर 60 है। तो सर कौन कौन सा ऐसा एरिया जहाँ पे ये आतंकियों की लॉन्च पैड्स हैं? ये जनरली नरोवाल का जो इलाका है, जफरवाल हो गया, सियालकोट के पीछे डेप्थ हो गया, ये 3 जो है बेसिकली डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर है। बीएसएफ अधिकारी ने कहा कि अगर सरकार क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन फिर से शुरू करने का फैसला करती है तो फोर्स दुश्मन को पहले से कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार है। क्योंकि हर ऑपरेशन के पास कुछ लेसन लर्न होते हैं। पहले वाले से जो हमने सीखा है उसको हम कोशिश करेंगे कि 2 में उसको इम्प्लीमेंट कर सकें और हम किसी भी वक्त से जो है पीछे ना रहें। बीएसएफ के मुताबिक बीते कुछ महीनों में बॉर्डर पर गश्त को और बढ़ा दिया गया है ताकि कोई आतंकी देश की सीमा में घुस ना पाए। और अब खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां पर वार्ड्स में आज उपचुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई है। 7:30 बजे से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। तो 12 वार्ड ऐसे हैं जिनके अंदर उपचुनाव होने वाला है और ऐसे में रेखा गुप्ता सरकार के लिए ये बढ़िया इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि दिल्ली चुनावों के बाद में ये पहले उपचुनाव होने हैं और ऐसे में सबकी निगाहें इन पर टिकी हुई और एमसीडी के उपचुनाव कई मायनों में खास। इसी को लेकर अलग अलग जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरें भी सामने आई हैं। आपको बता दें कि करीबन 7 लाख मतदाता आज इन एमसीडी के उपचुनावों में वोटिंग करने वाले हैं। 51 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा।
एमसीडी के 12 वार्ड में उपचुनाव के लिए आज मतदान हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सीएम रेखा गुप्ता के लिए ये उपचुनाव बड़ी चुनौती है। एमसीडी में बीजेपी का सीधा मुकाबला आम आदमी पार्टी से है, वहीं कांग्रेस पार्टी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने दावा किया है कि जनता विधानसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी आशीर्वाद देगी और 3 दिसंबर को बीजेपी सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी। एमसीडी के 12 वार्ड के लिए हो रहे उपचुनाव में 26 महिलाओं सहित कुल 51 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 महिलाओं को मैदान में उतारा है। आप ने 6 और कांग्रेस ने 5 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली नगर निगम के जिन 12 वार्ड में उपचुनाव हो रहा है, उनमें से 9 पहले बीजेपी के पास थे और 3 आपके पास। शालीमार बाग और द्वारका बी जैसे सीट पर बीजेपी के लिए ये प्रतिष्ठा की लड़ाई होगी। रेखा गुप्ता विधानसभा चुनाव जीतने और दिल्ली के मुख्यमंत्री बनने से पहले शालीमार बाग बी वार्ड से पार्षद थे। द्वारका बी वार्ड का प्रतिनिधित्व पहले बीजेपी की पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद कमलजीत सरावत करती थी। 580 मतदान केंद्रों पर वोटिंग जारी है और शाम 5:30 बजे तक लोग वोट दे सकेंगे। मौलाना महमूद मदनी इन दिनों हेडलाइंस में बने हुए हैं। ऐसी स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो कि मोदी विरोध की मात्रा में बहुत ज्यादा है, यानी ऐसी स्क्रिप्टिंग की जा रही है जो कि सबके होश उड़ा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लेकर जब आप बयानबाजी करें तो थोड़ा समझ कर सोच कर करें। मदनी शायद ये भूल गए हैं कि एक मर्यादा और एक लिमिट तक ही बयानबाजी सुप्रीम कोर्ट के लिए की जानी चाहिए। आखिरकार क्या कुछ बयान मदनी के द्वारा दे दिया गया हाल फिलहाल में, आप भी सुनिए। जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के बयान पर सियासी बवाल छिड़ गया। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मदनी ने कहा कि जिहाद शब्द को बदनाम किया जा रहा है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थुक जिहाद जैसे शब्दों को मुसलमान की तौहीन करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। नंबर 3, हिंदुस्तान जैसे जमहूरी और सेकुलर मुल्क में जहां इस्लामी रियासत का कोई तस्वुर मौजूद नहीं, वहां जिहाद के नाम पर कोई गुफ्तगू मौजूए बहस ही नहीं। मौलाना महमूद मदनी ने यहां तक कह डाला कि अदालतें सरकार के दबाव में काम कर रही है। कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आईन की पाबंदी करे, कानून के हुकूक का ख्याल रखे। अगर ऐसा न करे तो वो इखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने का हकदार नहीं है। मौलाना महमूद मदनी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संवित पात्रा ने कहा, जिहाद पर मदनी का बयान बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है। सुप्रीम कोर्ट को इसका संज्ञान लेना चाहिए। जिस प्रकार से भाषण दिया है वह न केवल भड़काऊ है, अपितु देश को विभाजन की ओर लेने की उनकी कुचेष्टा है। उनका कहना कि जिहाद होना चाहिए, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा, मुझे लगता है यह बहुत ही अनुचित शब्द है। मदनी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को भी सुप्रीम कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश करूंगा, मैं भी एक साधारण नागरिक हूं, आप भी नागरिक हैं, कि यदि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कोई साधारण नागरिक भी इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो और चलिए इसी के साथ में फिर के सुपर हिट बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की खबरें तो बता ही रहे हैं, लेकिन एक बार जल्दी राहुल गांधी को बनाया गया है। इसी के साथ साथ में सैम पित्रोदा का भी जिक्र किया जा रहा है। नए सिरे से इन्वेस्टिगेशन चालू होगी। आपको बता दें कि ईओडब्ल्यू के द्वारा यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार नेशनल हेराल्ड केस में पहले मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छानबीन चल रही थी और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू ने नए सिरे से एफआईआर दर्ज की है। ऐसे में नेशनल हेराल्ड केस मामले में आने वाले दिनों में गांधी परिवार की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। ईओडब्ल्यू ने राहुल गांधी और
सोनिया गांधी के अलावा अन्य 6 सहयोगियों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। आरोप है कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड AGL को धोखे से एक्सक्वायर करने के लिए आपराधिक साजिश रची गई थी, जिनमें ये सभी शामिल बताए गए। ये अधिग्रहण यंग इंडिया के जरिए किया गया था, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी यानी कि शेयर होल्डिंग है। आपको बता दें, यंग इंडिया एक कंपनी है जिसके बाद से ही इस पूरे मामले का खुलासा हुआ था और फिर ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इस नेशनल हेराल्ड केस में दाखिल किया गया था। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की ओर से 3 अक्टूबर 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्यों के खिलाफ में FIR की गई। अब इस बीच रिपोर्ट्स के अनुसार दिल्ली पुलिस COW की ओर से यह मामला प्रवर्तन निदेशालय की मुख्यालय जांच यानी कि हेडक्वार्टर्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया है। हमेशा हमने देखा है कि टर्की के अंदर जो हॉट एयर बलून होते हैं उसके अंदर लोग राइड करते हैं। न केवल टर्की बल्कि साथ साथ में जो अन्य कंट्रीज है वहां पर भी इसका लुत्फ उठाने के लिए लोग जाते हैं। लेकिन अब दिल्ली के अंदर भी सराय काले खां में हॉट एयर बलून आ गया है। और इस बीच बीते दिन यहाँ पर जब हॉट एयर बलून की सवारी शुरू हुई तो 120 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर कैसे तमाम जो लोग थे वो इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। नजारों के वीडियोज बनाए गए, आपको दिखाते हैं पूरी खबर। दिल्ली के सराय काले खां के पास बने बंसेरा पार्क में हॉट एयर बैलून राइड की शुरुआत हो चुकी है, जिसका लुत्फ और रोमांच उठाने के लिए शनिवार को लोगों की काफी भीड़ जुट गई। राजधानी के बंसेरा पार्क में पहली बार शुरू हुए हॉट एयर बैलून राइड ने हर उम्र के लोगों को आकर्षित कर दिया। इस दौरान कई लोगों ने पहली बार हवा में उड़ने का लुत्फ भी उठाया। ये बैलून करीब 120 फीट तक की ऊंचाई तक हवा में उड़ता है, जिसकी सवारी के लिए टिकट की प्राइस करीब 3000 रुपए रखी गई है। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, मजा आ गया और हमारे पैसे वसूल हो गए। हमने आज पेपर में ऐड पढ़ा कि हॉट एयर बैलूनिंग आज शुरू हो रही है, तो हम उसी ऐड को पढ़ के यहाँ पर आए और फॉर्चुनेटली हमारे को फर्स्ट नंबर की टिकट मिल गई। राजधानी में शुरू हुए हॉट बैलून के राइड के लिए आए लोगों ने सुरक्षा इंतजामों की भी खूब सराहना की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रोमांच से शौकीनों के लिए हॉट बैलून की शुरुआत लोगों को काफी पसंद आएगी। अच्छा था, सेफ्टी भी अच्छी थी और ऐसा कोई डर नहीं लगा, मतलब डर नहीं लगा। और फर्स्ट टाइम फर्स्ट राइड बहुत अच्छा लगा कि दिल्ली में इस तरह से एक नई चीज हुई है। ये तो ऐसे होते रहने चाहिए प्रोग्राम वगैरह। जानकारी के मुताबिक इस बैलून पर एक बार में करीब 4 लोग बैठ सकते हैं, जिसकी राइड करीब 7 से 12 मिनट तक की होगी। इतना ही नहीं, इस हॉट बैलून के जरिए लोग हवा में ऊपर से दिल्ली के प्राकृतिक नजारे और शहर की खूबसूरती को देख सकेंगे। लोगों का मानना है कि हॉट बैलून की राइडिंग राजधानी दिल्ली को पर्यटन के क्षेत्र में एक नया आयाम देगी। और अब बात चक्रवाती तूफान दितवा की, जिसने श्रीलंका में भारी तबाही मचाई है, लोगों का जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है। और चक्रवात की वजह से 123 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं 130 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। काफी संख्या में लोग घायल हो गए हैं और कैसे यहाँ पर मंजर देखने को मिल रहा है, तबाही का आप भी देखें। चक्रवात तूफान दितवा शनिवार को श्रीलंका से गुजरकर दक्षिण भारत के तटीय इलाकों में प्रवेश कर गया। इस तूफान की चपेट में आने से श्रीलंका में भारी नुकसान हुआ है। अब तक तूफान से श्रीलंका में 123 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं 130 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। तूफान को देखते ही भारत में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कई जगहों पर NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया गया है। बताया जा रहा है कि चक्रवात दितवा के भारत में तमिलनाडु के तट पर टकराने के दक्षिण भारत में कई जगहों पर भारी बारिश हुई है, जिसका सबसे ज्यादा असर रामनाथपुरम और नागपट्टिनम में देखने को मिला। मौसम विभाग की तरफ से तिरुवल्लुर और रानीपेट में अगले आदेश तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। राहत बचाव की करीब 28 टीमें तूफान से निपटने के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी अब भी 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं।
चेन्नई के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। लोगों की सुरक्षा के लिए करीब 6000 से ज्यादा राहत शिविर बनाए गए हैं। इसके अलावा भारत श्रीलंका पर आए संकट के हालात देखते हुए ऑपरेशन सागर बंधु की शुरुआत कर रही है, जिसके तहत भारत सरकार श्रीलंका की मदद करने में जुट गई है। बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने जमकर बवाल काट रखा है। और इतना ही नहीं, इन स्टूडेंट्स ने वहां पर लगी हुई बैरिकेडिंग्स को तोड़कर हटा दिया और अलग अलग जगहों पर जाकर तोड़फोड़ कैसे करी, तस्वीरें क्या कुछ सामने आई, वजह क्या है, आप देखिए हमारी रिपोर्ट में। असम में एसटी दर्जे को लेकर बड़ा विवाद गहरा हो गया है। कोकराझार में बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 6 समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के फैसले के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। शनिवार को हजारों की संख्या में आदिवासी छात्र यूनिवर्सिटी परिसर से बीटीसी सचिवालय तक 6 किलोमीटर लंबा मार्च निकालते हुए यूनिवर्सिटी के पास पहुंचे और अवरोधक तोड़ते हुए वे यूनिवर्सिटी के सभा भवन में घुस गए। कुर्सियां, टेबल और वहां रखे सामानों में तोड़फोड़ भी की। माहौल बिगड़ते देख मौके पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, लेकिन माहौल अब भी तनावपूर्ण है। दरअसल ये विरोध यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस वजह से किया गया क्योंकि यूनिवर्सिटी के ताई अहोम, चुटिया, मोरान, मोटोक, कोच, राजबोंगिंची और टी ट्राइबल्स को एसटी दर्जा देने वाले जीओम रिपोर्ट को मंजूरी दे दी गई थी। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि नए समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने में मौजूदा आदिवासी समूह के अधिकार, आरक्षण और संवैधानिक सुरक्षा कमजोर पड़ सकती है। विरोध प्रदर्शन के दौरान बोडोलैंड यूनिवर्सिटी में परीक्षाओं का बहिष्कार किया गया और एबीएसयू में भी इससे पहले गुरुवार को कोकराझार में मशाल जुलूस निकाला था। और इसी के साथ में अब वक्त हो गया है देश से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट जानने